हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन की डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ड्यू टू देयर मास इज़ नोन एज ग्रेविटेशन। तो कोई भी दो बॉडीज़ अपने मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को ग्रेविटेशन कह दिया जाता है। तो इसमें न्यूटन ने हमें बताया था कि जो दो मासेस हैं वो एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें वर्ड यूनिवर्सल क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स में कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर ही अप्लाई किया जाए या किसी पर्टिकुलर जगह पर अप्लाई किया जाए, लेकिन इसको कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है पूरी यूनिवर्स में। तो तभी इसको कहा जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें ये बात कही गई है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ऐसा कहा गया है कि इस यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एक ऐसी फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि मासेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इस लॉ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर दो मासेस ले लेते हैं। एक कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है जिसका ए बॉडी जिसका मास है m1, और दूसरी बॉडी जो है बी, उसका मास है m2। तो जैसा कि न्यूटन ने बताया कि ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है। तब अगर न्यूटन के लॉ के मुताबिक देखा जाए तो पहला फैक्टर ये आता है, ये जो पहला फैक्टर आता है इसमें ये बात बताई हुई है कि फोर्स जो लगेगी दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, दैट मीन्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पहले भी बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मासेस ज़्यादा होंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर मासेस कम होंगे तो फोर्स कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें इसी तरह से बताता है। तो उसके बाद द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना भी उनके बीच में डिस्टेंस था ना, हमने उसका स्क्वायर कर लेना है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, फोर्स इज़ इन्वर्सली मतलब 1/r²। तो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², जिसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। जब भी कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। तो इसी तरह अगर r यहाँ पर r की वैल्यू कम होगी, कहने का मतलब ये कि अगर बॉडीज़ आपस में नज़दीक होंगी तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों बातों को आपस में कंबाइन कर दें, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और साथ में फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इन दोनों बातों को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। और आप लोगों को ये कई बार मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी थी, यहाँ पर हमने इक्वलिटी कर दी, इक्वल का साइन डाल दिया। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं
तो उस वक़्त एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर जी जो है कैपिटल जी, ये आ रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो यहाँ पर जी जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है एसआई यूनिट्स में? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है ये जी के एसआई यूनिट्स हैं। तो एसआई यूनिट्स आप कैसे इसके बना सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से आपने ये देखा कि एफ जो है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था। हम यहाँ पर जी को एक साइड पर रख लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा जी इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो एफ की अगर हम यूनिट्स देखें, एफ फोर्स है, न्यूटन यूनिट होते हैं। आर जो है डिस्टेंस है, इसके यूनिट मीटर का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास बनता है मास किलोग्राम में और दूसरा मास भी किलोग्राम में, तो बन जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो बन गया यूनिट, इसका क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो होती है जी की, ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढी जाती है। तो जब एक्सपेरिमेंटली जी की वैल्यू ढूंढी गई तो उसको पाया गया कि इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम ये देख सकते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है। हम ये देख सकते हैं कि फोर्स जो है दो मासेस के बीच में कितनी लगती है, और हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में भी पता चल गया। कैपिटल जी जो होता है उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या है और उसके यूनिट्स क्या हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हम पढ़ेंगे न्यूटन के न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें कुछ बातें बताता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात ये आ जाती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम बिटवीन द पॉइंट मासेस। इफ द मीडियम इज एयर और वाटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन द सेम। तो बच्चों मीडियम किसको कहते हैं? ये दोनों मासेस के बीच में, जो दो मासेस हैं हमारे पास M1 और M2, उसके बीच की जो जगह है, दोनों एक मास एक जगह पड़ा है, दूसरा दूसरी जगह पड़ा है, आपस में टच तो कर नहीं रहे, तो उनके बीच में कुछ जगह है। तो उस जगह पर चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो जो फोर्स लग रही है दोनों मासेस को, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी फोर्स है उतनी की उतनी रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो दूसरी बात इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो समझने वाली है, वो ये है F12 इज़ द फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू मास M2 and F21 is the force on mass M2 due to mass M1. It has been found that F12 is equal to minus F21. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो मासेस हैं एक दूसरे को फोर्सेस लगा रहे हैं, F12 और F21। तो F12 क्या है? जो पहले मास को फोर्स लगती है दूसरे की वजह से, और F21 क्या है? जो दूसरे मास को फोर्स लगती है पहले की वजह से। तो आपको देखने में मिलेगा कि ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल और अपोजिट होंगी। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये बहुत कमज़ोर फोर्स है। तो ये फोर्स जो है ये आपको देखने में तभी मिलेगी जब कम से कम एक मास जो है वो बहुत बड़ा है, यानी हेवनली बॉडी के मास के बराबर है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि एक बॉडी, एक डेस्क दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा,
तो न्यूटन ने तो कहा था कि हर एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो फिर हमें अट्रैक्ट करती हुई क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि ये फोर्स बड़ी वीक फोर्स होती है। और ये फोर्स वीक होती क्यों है? इसमें इसकी वजह यह है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से आमतौर पर हमें दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स देखने में नहीं मिलती। तो हमें फोर्स तभी देखने में मिलती है जब कम से कम एक बॉडी हेवनली बॉडी हो। जिस तरह से अर्थ चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, अर्थ एक हेवनली बॉडी है, तो अगर हमारे हाथ में एक बॉल है, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो अर्थ खींच लेगी नीचे। तो इस तरह से हमें फोर्स ये तभी एप्रिशिएबल होती है, तभी फोर्स हमें देखने में मिलती है जब कम से कम एक बॉडी जो है उसका मास हेवनली बॉडी के बराबर हो, चाहे वो अर्थ हो, मून हो, सन हो, कोई प्लैनेट हो। तो इस तरह से तब हमें ये देखने में मिलता है, अदरवाइज़ ये फोर्स हमें देखने में नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्स बन जाती है। क्यों वीक बनती है मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जो ग्रेविटेशन की फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, यानी दो बॉडीज़ हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। कभी आपको ये देखने में नहीं मिलेगा कि एक बॉडी दूसरे को रिपेल कर रही है, धक्का मार रही है, पीछे को धकेल रही है। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इट ओबेज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो क्या बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी किसी वेरिएबल के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो दोनों के बीच में, जो दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल का मतलब ये होता है कि ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स वहाँ पर लगती है। जो लाइन जॉइन करेगी दोनों पार्टिकल्स को, एक पार्टिकल यहाँ है एक यहाँ है, तो जो लाइन जॉइन करेगी वहीं पर ये फोर्स आपस में लगेगी, अट्रैक्शन की फोर्स वहीं पर लगेगी। ये नहीं कि बाहर से कहीं और साइड से ये फोर्स लगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमेशा लगेगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज़ एप्लीकेबल इन द गैलेक्सीज। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत इसकी रेंज लंबी होती है। ऐसा नहीं होता कि ये कुछ डिस्टेंस तक ही लग सकती है, ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक, यहाँ तक गैलेक्सीज के बीच में आपस में फोर्स लगती है। तो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस के बीच में ये फोर्स लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका अफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वो ये होती है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास व्हेन इट्स डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डायमीटर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो क्या होता है, ये सही माने में फोर्स किसके बीच में है, दो पॉइंट मासेस के बीच में। बिल्कुल एक मास जो है एक पॉइंट की तरह हो, दूसरा भी एक पॉइंट की तरह हो, तो तभी इनके बीच में ये फोर्स जो है बताई गई है। तो लेकिन एक्चुअल में तो बॉडीज़ होती हैं बड़ी, एक बॉडी बड़ी है, दूसरी बॉडी भी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, बिल्कुल उनका जो सेंटर होता है, ऐसा माना जाता है कि किसी भी बॉडी का मास जो है उसके सेंटर ऑफ मास पर लाई करता है। तो वो तकरीबन इनके सेंटर में होता है, बॉडी के सेंटर में होता है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास को ही हम एक पॉइंट की तरह मान सकते हैं। तो एक्चुअल में बॉडीज़ की हमें डायमेंशंस को नेगलेक्ट कर देना है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को नेगलेक्ट कर देना है, हमें सिर्फ उसके सेंटर ऑफ मास को ही कंसीडर करना है। तो ये दो पॉइंट मासेस के लिए जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ यूनिवर्सल। तो ये पूरे यूनिवर्स में ये लॉ जो है लगता है।
ऐसा नहीं होता कि ये लॉ जो है सिर्फ लगेगा किसके लिए, अर्थ के ऊपर, या सिर्फ अर्थ और सन के बीच में लगेगा, या अर्थ और मून के बीच में लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं पर भी ये लग जाता है। तो ये लॉ जो है कहीं पर भी लगाया जा सकता है, किसी प्लेनेट के ऊपर, दो प्लैनेट्स के बीच में, किसी भी दो हेवनली बॉडीज़ के बीच में, एक हेवनली बॉडी और किसी और बॉडी के बीच में। तो इस तरीके से ये लॉ हर जगह लगाया जा सकता है। तो आज हम बच्चों यहाँ तक ही रखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्रेविटेशन की फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने अपने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में पढ़ा था। तो लेकिन अब हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन की फोर्स है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ क्या कंसर्न है, वो किस तरह से बॉडीज़ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम स्टडी कर लेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे।